यार देखो, हमने लास्ट क्लास में क्या कर लिया था, मोशन इन अ प्लेन कर लिया था। मतलब हमने मोशन के बारे में सारी चीजें कर ली थी कि कैसे स्प्लिट किया जाता है, कौन सी डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट आएगा, ये सारी चीजें कर ली थी। अब हमें नेक्स्ट चैप्टर कौन सा करना है, हमें करना है लॉज ऑफ मोशन। मतलब हमें अल्टीमेटली पढ़ना है इस चैप्टर में फोर्स के बारे में। तो सबसे पहले तो मेरे को यही बता दो, व्हाट इज फोर्स? व्हाट इज फोर्स? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। यार ये तो एक तरीके से फॉर्मूला हो गया कि तुम कह रहे हो सर फॉर्मूला फॉर फोर्स इज प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सीलरेशन। लेकिन अगर मैं कॉन्सेप्चुअल वाइज पूछूं कि फोर्स की डेफिनेशन क्या होगी, तो क्या बताओगे? फोर्स होता क्या है? किसी भी चीज को पुश और पुल करना। किसी को पुश या पुल करना, ये बात भी ठीक है। अगर मैं सीधी सीधी भाषा में कहूं तो हम ये कह सकते हैं कि यार फोर्स क्या है हमारा। बेसिकली फोर्स हमारा कॉज ऑफ मोशन है। कॉज ऑफ मोशन मतलब चाहे हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो, चाहे हमारा ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, या हमारा ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटेड मोशन से मूव कर रहा हो, उन सब के पीछे जो रीजन है वो क्या है? वो फोर्स है। जैसे अगर मैं बिल्कुल सिंपल चीजों में आपको सबसे पहले न्यूटन फर्स्ट लॉ समझाऊं, तो अभी विकास तुमने ही बताया कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सीलरेशन। अगर मैं आप सबसे कहूं कि भैया किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो नेट फोर्स लग रहा है वो जीरो लग रहा है, नेट फोर्स जीरो होने का मतलब है कि जो हमारे फोर्सेस पे ऑब्जेक्ट लग रहे हैं वो बैलेंस हो गए। मतलब फोर्सेस तो लग रहे हैं, लेकिन फोर्सेस कुछ इस तरीके से लग रहे होंगे कि वो इक्वल होंगे एंड अपोजिट होंगे। तो अगर वो इक्वल हैं एंड अपोजिट हैं, तो वो कैंसिल आउट हो गए होंगे। तो नेट फोर्स कितना आया? जीरो। जीरो। अगर नेट फोर्स जीरो है तो मैं लिखूंगा जीरो इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। क्या मास जीरो हो सकता है? नो सर। नो मास सर। जीरो नहीं हो सकता। तो मतलब अल्टीमेटली मैं कहूंगा कि भैया एक्सीलरेशन जीरो है। अब एक्सीलरेशन जीरो किस किस केस में हो सकती है, ये बताओ। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। और वेलोसिटी हो रही हो। बिल्कुल, तो हमारे पास दो केसेस बनेंगे। कौन से दो केसेस बनेंगे? पहला केस, भाई या तो हमारी बॉडी रेस्ट पे हो, मतलब रुकी हुई है, स्टेशनरी है। अगर हमारी बॉडी रेस्ट पे है तो उस केस में भी उस पे एक्सीलरेशन जीरो लगेगी। और दूसरा केस क्या हो सकता है? दूसरा केस ये हो सकता है कि पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो क्या होगी? कांस्टेंट होगी, और मतलब हम इसको कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। अब वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब क्या है? हमने लास्ट क्लास में ही डिस्कस किया हुआ था कि वेलोसिटी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। तो मतलब मेरे को इसमें मैग्नीट्यूड भी देखना है और साथ के साथ क्या देखना है? डायरेक्शन भी देखनी है। तो डायरेक्शन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब अब तुम इसी से इमेजिन भी कर सकते हो। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि ना तो पार्टिकल की स्पीड, मतलब ना तो वैल्यू चेंज होनी चाहिए और ना तो डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए। वो मतलब एक स्ट्रेट लाइन में मूव करना चाहिए। वेयर एज अगर मैं आपको ये कह दूं कि किसी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रहे हैं वो कैंसिल नहीं हुए, उनका नेट फोर्स जीरो नहीं आ रहा, मतलब ये हो जाएगा हमारे पास अनबैलेंस्ड फोर्स। तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे अनबैलेंस्ड फोर्स लग रहा है तो क्या एक्सीलरेशन जीरो हो सकती है? नो सर। एक्सीलरेशन जीरो नहीं होगी। और अगर एक्सीलरेशन जीरो नहीं होगी तो ये किस टाइप का मोशन बन जाएगा? ये एक्सेलरेटेड मोशन बन जाएगा। अब आपको याद होना चाहिए, मैंने सर्कुलर मोशन में पढ़ाया था कि एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी। और हम वेलोसिटी को कितने तरीके से चेंज कर सकते हैं? टू। दो तरीके से कह सकते हो कि या तो मैग्नीट्यूड चेंज करा दो, या तो क्या चेंज करा दें हम? डायरेक्ट। डायरेक्शन, या दोनों ही चेंज करा दें। तो वही चीज याद रखना कि ये भी हो सकता है कि भाई मैं वैल्यू चेंज नहीं करा रहा, लेकिन मैं डायरेक्शन चेंज करा रहा हूं। जैसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में था, वैल्यू चेंज नहीं हुई, डायरेक्शन चेंज हुई, तो भी वो एक्सेलरेटेड मोशन है। अब ये सब चीजें मैंने आपको समझा दी मैथमेटिकल वे में। अब इसी चीज को मैं स्टेटमेंट में कन्वर्ट करूंगा कि भाई न्यूटन फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है जो ऑब्जेक्ट का मोशन डिसाइड करती है। उसके हिसाब से अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स जीरो लग रहा है तो या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, या तो ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है तो वो यूनिफॉर्म मोशन से मूव करता रहेगा। जहां पे यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है कि ना तो वैल्यू चेंज होगी ना तो डायरेक्शन चेंज होगी। अगर मेरे को मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन चेंज करानी है, मतलब वैल्यू वेलोसिटी चेंज करानी है, तो उस केस में पार्टिकल पे कुछ ना कुछ नेट फोर्स लगना जरूरी है। क्या जो मैंने बोला वो समझ में आ गया? यस सर। यस सर। तो लिख डालो पूरा और फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ होगा। हो लिख गया लिए। सर। डन किया। डन, चलो बढ़िया। भाई क्या बात है, फुल स्पीड में।
तो यार जैसे मैंने बताया हमें अल्टीमेटली पढ़ना है फोर्स के बारे में। तो हम सबसे पहले अब डिस्कस करेंगे कि हमारे पास कौन कौन से टाइप्स ऑफ फोर्स आएंगे जो हमें पढ़ने हैं जनरली, जो मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं। देखो जैसे आपने को इतना याद होगा कि हमारे पास है ना इन नेचर कुछ बेसिक फोर्सेस होते हैं। कितने बेसिक फोर्सेस हैं? Gravitational force. Gravitational force and frictional. फ्रिक्शनल फोर्स और बेसिक फोर्स थोड़ी है। हमारे पास 4 बेसिक फोर्स एग्जिस्ट करते हैं नेचर के अंदर। कौन कौन से? एक होता है हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तीसरा कौन सा होता है, याद है? अब बताओ। Electrostatic force. वो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में ही आ गया। Nuclear force. न्यूक्लियर फोर्स, वेरी गुड, जिसे हम कहते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। और लास्ट होता है हमारे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। मतलब नेचर में अल्टीमेटली जितने भी फोर्सेस हैं वो सब इन्हीं की कैटेगरीज हैं। अल्टीमेटली हैं 4 फोर्सेस ही हमारे पास: ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। जैसे अगर मैं वेट की बात करूं तो वेट कौन सी कैटेगरी में आ रहा है? ग्रेविटेशनल। ग्रेविटेशनल फोर्स। Gravitation. आप सबको पता ही होगा वेट का मतलब क्या है। वेट का मतलब है कि कितने फोर्स से अर्थ हमें अट्रैक्ट कर रही है। सिमिलरली अभी जैसे किसी ने कहा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन सी कैटेगरी में आ रहा है? वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटेगरी में आ रहा है। अगर मैं आपको कहूं कि हमारा इलेक्ट्रॉन एक न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो वो कौन सा फोर्स होगा? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से तो पॉजिटिव पॉजिटिव न्यूक्लियस के अंदर एक साथ है, तो वो होगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। Weak nuclear force. ठीक है, तो देखो ये तो हो गई 4 बेसिक कैटेगरीज। लेकिन हम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, तो मैकेनिक्स में हमें ये देखना है कि कौन कौन से फोर्सेस हैं जो सबसे कॉमन है, जो हमें पढ़ने हैं। तो जैसे सबसे पहला फोर्स वेट। एक एक करके भी सारे फोर्सेस को हम डिस्कस करेंगे आज। पहला है वेट। दूसरा फिर हम डिस्कस करेंगे नॉर्मल फोर्स। फिर थर्ड हम डिस्कस करेंगे टेंशन फोर्स। फोर्थ स्प्रिंग फोर्स। फिफ्थ हम थोड़ा सा सूडो फोर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, बहुत ज्यादा डिटेलिंग में नहीं करना होता ये वाला, सूडो फोर्स। और लास्ट फिर डील करेंगे फ्रिक्शन के साथ। याद रखो मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वगैरह मार्क नहीं किया। क्यों नहीं मार्क किया? क्योंकि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? मैकेनिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मतलब हम चार्जेस को कंसीडर नहीं कर रहे। तो हम चार्जेस को कंसीडर नहीं कर रहे, तो इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का अभी फिलहाल कोई काम नहीं है। क्या इतनी बात क्लियर है? Yes, sir. वेरी गुड। अब देखो जो ये चैप्टर है ना हमारा लॉस ऑफ मोशन, ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कौन से 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है? सबसे पहले हम चीजों को स्मूथ सरफेसेस कंसीडर करके चलेंगे। मतलब हम फ्रिक्शन देखेंगे ही नहीं, हम सारे सरफेसेस को स्मूथ सरफेसेस कंसीडर करेंगे। और फिर चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में हम पूरा का पूरा फ्रिक्शन पढ़ेंगे डिटेल में, कि अब सारे सरफेसेस रफ हैं, अब फ्रिक्शन की वजह से क्या क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है, क्या एक्सीलरेशन होगी, क्या चीजें होंगी। तो इसको भी नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे। अब चैप्टर यहां से स्टार्ट होगा। Sir, done. डन। अभिदा, आज आपकी यार एक फर्स्ट क्लास है मिनट। क्या? मैं आपका नाम आज पहली बार देख रहा हूँ। हो गया सर। हो गया? रुक जाओ, बाकी सबका भाई, बाकी सबका हो गया है? Yes, sir. Yes, sir. चलो Yes, डन। sir. तो चलो भाई फटाफट। हाँ ठीक है Yes, ठीक sir. है। चलो तो अरे बस यार, एक ने बोल दिया बहुत है, तो स्टार्ट कर लो भैया। अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं वेट से। भाई वेट, अभी मैंने बताया वेट क्या है। ये है हमारा एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसकी हेल्प से हमें अर्थ पुल कर रही है। तो बेसिकली अगर मैं तुमसे पूछूं वेट का नेचर कैसा है, तो वेट का नेचर होगा हमारे पास पुलिंग नेचर। क्या इतनी बात समझ में आती है? Yes, sir. Yes, Good. डन। दूसरा, अगर मैं तुमसे पूछूं वेट का फॉर्मूला क्या होता है? W is equal to mg. W इक्वल्स टू मास इनटू ग्रेविटी। मतलब हमारी वेट की वैल्यू ग्रेविटी पे डिपेंड करती है, क्योंकि मास तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो अगर वेट की वैल्यू ग्रेविटी पे डिपेंड करती है, तो ग्रेविटी हमेशा कौन सी डायरेक्शन में लगती है? डाउनवर्ड। वर्टिकल डाउनवर्ड। तो Vertical. याद रखना हम हमेशा वेट कौन सी डायरेक्शन में मार्क करेंगे? हम वेट हमेशा Minus. वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में मार्क करेंगे, मतलब माइनस वाई एक्सिस में मार्क करेंगे। तो वेट के लिए अल्टीमेटली 3 ही पॉइंट्स हैं। क्या पॉइंट है? वेट
कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसकी वजह से अर्थ हमें पुल करती है। दूसरा, वेट का फॉर्मूला मास इनटू ग्रेविटी, और ये हमेशा कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, ये हमेशा वर्टिकल डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में लगेगा, चाहे आप ऑब्जेक्ट को जैसे मर्जी प्लेस कर दो। जैसे फर्स्ट एग्जांपल अगर मैं डिस्कस करूं, बिल्कुल सिंपल वाला, कि भैया ये कोई एक ऑब्जेक्ट है जो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है, और मैंने इसका मास कुछ भी ले लिया, कि सपोज इसका मास है 10 kg, तो बताओ इसका वेट कितना होगा और कौन सी डायरेक्शन में मार्क करूंगा। The 100. बिल्कुल, वेट हो जाएगा डाउनवर्ड, दैट इज मास इनटू ग्रेविटी। मास है 10 और ग्रेविटी की वैल्यू कितनी, अभी फिलहाल के लिए 10 ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 100 न्यूटन। लेकिन आपको एक चीज बता दूं, कशिका म्यूट योर माइक प्लीज, तुम्हारा हर बार माइक ऑन रह जाता है। लेकिन तुम्हें एक चीज बता दूं यार, ग्रेविटी की वैल्यू हमेशा 9.8 ही लेना। जब तक क्वेश्चन में मेंशन ना हो 10, तब तक 10 मत लेना। अगर क्वेश्चन में 10 मेंशन है तो ही 10 ले सकते हो, अदरवाइज डू नॉट टेक द वैल्यू एज 10। आपको हमेशा 9.80 लेनी पड़ेगी, चाहे कैलकुलेशन कितनी ही डिफिकल्ट क्यों ना हो रही हो। इस चीज का बस ध्यान देना। सिमिलरली सपोज, बढ़िया, सिमिलरली सपोज मैंने कह दिया कि ये कोई एक इंक्लाइंड प्लेन है, और इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर मैं कोई ऑब्जेक्ट रख रहा हूं जिसका मास m है, तो बताओ अब इस पे वेट कौन सी डायरेक्शन में लग रहा होगा। ये एंगल ले लो थीटा, बताओ अब। सर mg cos थीटा। तो यार देखो, मैंने बोला वेट तो हमेशा वर्टिकल डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में ही लगेगा, तो आप सेंटर से वर्टिकल डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में वेट को मार्क कर दो, दैट इज W इक्वल्स टू mg। लेकिन जब भी हमारा ऑब्जेक्ट इंक्लाइन प्लेन पे होगा ना, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस वेट को दो पार्ट्स में स्प्लिट करना पड़ेगा। दो पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे तो दोनों पार्ट्स, हमें पता है, हमने मोशन इन अ प्लेन में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है कि दोनों पार्ट्स के बीच में एंगल कितना होना चाहिए, दोनों कंपोनेंट्स के बीच में 90 90 degree. डिग्री। 90 डिग्री। अब मेरे को बताओ, इसमें से मेरे को क्या होगा, एक टर्म कॉस थीटा होगा, एक टर्म साइन थीटा होगा। कॉस थीटा वाला कौन सा होगा, जिसके साथ एंगल बन रहा होगा। तो अब ये सोच के बताओ कि एंगल किसके साथ बन रहा होगा, क्या इस ऊपर वाले के साथ या इस नीचे वाले के साथ। सर ऊपर वाले के साथ। ऊपर सर, तो देखो अब यहाँ पे तुम नीचे लोग वाले सबको के साथ। तो कंफ्यूजन आ नीचे गई वाले, है। नीचे नीचे वाले। वाले के साथ सर। तो याद रखना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमेशा इक्वल होता है। एक्सपेरिमेंट से फाउंड हुआ, कैसे फाइंड हुआ, कि भाई मैं जितना ज्यादा इंक्लाइंड रखूंगा उतना ही ज्यादा mg और इसके बीच में भी गैप बढ़ेगा। तो याद रखना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमेशा सेम होता है, तो इसलिए नीचे वाला कंपोनेंट बनेगा mg cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट बनेगा mg sin थीटा। अब एक चीज देखो, जो ये mg sin थीटा है ना, ये इस प्लेन के पैरेलल आ रहा है, ये इस प्लेन के पैरेलल आ रहा है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे पैरेलल कंपोनेंट ऑफ द वेट। वेयरएज mg cos थीटा बिल्कुल प्लेन के कैसे आ रहा है, परपेंडिकुलर आ रहा है, तो इसको मैं कहूंगा अब परपेंडिकुलर कंपोनेंट। रिपीट कर रहा हूं भाई, मैंने वेट ड्रॉ किया, वेट्स को दो पार्ट्स में स्प्लिट किया, अब जो दो पार्ट्स आएंगे ना, एक प्लेन के बिल्कुल पैरेलल होगा और एक प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा। तो मैं इसी तरीके से तुमसे पूछूंगा कि भाई फाइंड द पैरेलल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, फाइंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, तो ये चीजें समझ में आ जाएंगी। यस सर। गुड। Yes, तो अब sir. मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये ऑब्जेक्ट स्मूथ सरफेस है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि हम जो भी सरफेस लेंगे वो सारे के सारे स्मूथ सरफेस लेंगे, तो अज्यूम कर लो कि ये मेरा इंक्लाइन प्लेन है और इसके ऊपर ये मैंने बॉक्स रखा हुआ है, ये बॉक्स स्लाइड करके नीचे आ गया, तो मेरे को बताओ ये कौन से कंपोनेंट की वजह से नीचे स्लाइड कर रहा है। वेरी गुड। तो याद रखना, हमारा जो ये स्लाइडिंग हो रही है ये पैरेलल कंपोनेंट की वजह से हो रही है। लेकिन जब इस ऑब्जेक्ट ने नीचे स्लाइड किया, तो क्या इसने इंक्लाइन प्लेन से कांटेक्ट तोड़ दिया था या कांटेक्ट बना रहा था, तो बना रहा। कंटिन्यूअस बना हुआ था। तो मैं अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया हमारा कांटेक्ट किसकी वजह से मेंटेन हो पा रहा है, तो किसकी वजह से मेंटेन हो पाएगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से। क्या ये बात समझ में आई है। यस Yes, sir. वेरी गुड। अब मैं आपको एक चीज समझा रहा हूँ, ये मोशन इन अ प्लेन का ही पार्ट है, थोड़ा समझने की कोशिश करना, क्योंकि जब हम इसमें अभी थोड़ा सा और रिलेटिव मोशन और ऐड करेंगे इसमें, तब आपको कंफ्यूजन आ सकती है। भाई मैंने कहा कि ये मेरा ऑब्जेक्ट है जो इस पे स्लाइड कर रहा है, ये ऐसे इस पे स्लाइड कर रहा है, डन। तो अभी हमने क्या किया, वेट को दो पार्ट्स में स्प्लिट कर लिया, mg sin थीटा और mg cos थीटा। अब फोर्स के बारे में तो तुमने बता दिया, अब थोड़ा वेलोसिटी के बारे में बताओ।
अगर मैं रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट करूंगा तो प्लेन के रिस्पेक्ट में पार्टिकल के पास, ब्लॉक के पास कौन सी वेलोसिटी आएगी, पैरेलल कंपोनेंट वाली या परपेंडिकुलर कंपोनेंट वाली? परपेंडिकुलर वाली। पैरेलल वाली। पैरेलल वाली। आप शायद से अभी क्वेश्चन नहीं समझे, रिपीट कर देता हूं। भाई मैंने कहा कि ये मेरा इंक्लाइन प्लेन था, उस पे ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रहा है, मैं वेलोसिटी देखना चाहता हूं विद रिस्पेक्ट टू द इंक्लाइन प्लेन। मतलब इंक्लाइन प्लेन के हिसाब से ऑब्जेक्ट कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मेरे को ये चेक करना है। तो उसके लिए मेरे को कौन सी वेलोसिटी देखनी चाहिए, पैरेलल कंपोनेंट वाली या परपेंडिकुलर कंपोनेंट वाली? सर परपेंडिकुलर वाली। भाई याद रखो, परपेंडिकुलर। क्या मेरा ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है क्या? नो सर। तो No, मतलब परपेंडिकुलर रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आएगी ब्लॉक और इंक्लाइन प्लेन की? 0। जीरो, क्योंकि इस डायरेक्शन में तो कोई मूवमेंट हो ही नहीं रहा। आप मेरे को लगता है कॉन्सेप्ट भूल गए हो। मैंने आपको मोशन इन अ प्लेन में बताया था कि जब दो वेलोसिटीज सेम डायरेक्शन में होती है और इक्वल होती है तो इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आएगी? जीरो आएगी। मतलब ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कैसे दिखाई देंगे? रेस्ट पे दिखाई देंगे। रेस्ट पे। तो हमारे पास अब जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसी चीज का एडवांटेज उठाऊंगा। मैं कहूंगा कि भैया रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ इंक्लाइन प्लेन एंड ब्लॉक इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू जीरो। क्या ये बात समझ में आ गई है? यस सर। बढ़िया भाई, बढ़िया बढ़िया। अब आपको क्या एक चीज बताता हूं मैं। अब क्या दिक्कत आएगी आपको कुछ क्वेश्चंस में, जैसे अभी आपको स्टार्टिंग में दिक्कत आई, कुछ लोगों ने कहा कि सर इधर एंगल थीटा बनेगा, कुछ लोगों ने कहा कि सर इधर एंगल थीटा बनेगा। अब लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में सबसे ज्यादा दिक्कत यही आएगी। क्या दिक्कत आएगी कि आप लोग पागल हो जाओगे कि भैया एंगल बन किसके साथ रहा है, किसके साथ कॉस थीटा, किसके साथ साइन थीटा। तो अब मैं आपको इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं। ये शॉर्ट ट्रिक लगाना, कभी एंगल में डाउट नहीं आएगा कि किसके साथ एंगल बन रहा है। शॉर्ट ट्रिक क्या है कि भाई जहां पे भी आपको एंगल गिवन हो ना, वहीं पे ऐसे 8 क्वाड्रेंट बना लेना। देखो मैंने टोटल कितने क्वाड्रेंट्स बनाए हैं? 8 क्वाड्रेंट्स बनाए हैं। जब आप ये 8 क्वाड्रेंट्स बना लोगे तो याद रखो हर एक ऑल्टरनेट एंगल आपका हमेशा सेम आएगा। हर एक ऑल्टरनेट एंगल आपका हमेशा क्या आएगा? सेम आएगा। तो जैसे हर एंगल ये क्या होंगे? थीटा। सिमिलरली ये एंगल कैसे होंगे? ये सारे के सारे एंगल होंगे अल्फा। जैसे आपको अप्लाई करना सिखा देता हूं, कैसे अप्लाई करोगे। भाई सपोज अभी मैंने आपको क्वेश्चन दिया था कि ये एक इंक्लाइन प्लेन है, यहाँ पे एंगल थीटा है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ था और उसके वेट को मैंने स्प्लिट किया था इधर और इधर। मुझे ये कंफ्यूजन थी कि एंगल बन किसके साथ रहा है। तो आप क्या करोगे, आप यहीं पे अपने 8 क्वाड्रेंट्स ड्रॉ कर दोगे। इस तरीके से मैंने 8 क्वाड्रेंट्स ड्रॉ कर दिए। अब मेरे को बताओ ये वाला एंगल थीटा होगा या अल्फा होगा? अल्फा। थीटा होगा ना, ऑल्टरनेट आ रहा है एक को छोड़कर एक। यस सर। डन। तो आपको दिख रहा है कि वर्टिकल लाइन से जो राइट हैंड साइड वाली लाइन जा रही है उनके बीच में एंगल थीटा है। तो भैया mg भी तो मेरी वर्टिकल लाइन थी और उसके राइट हैंड साइड जो लाइन जा रही है उसके साथ एंगल थीटा बन रहा है। क्या ये शॉर्ट ट्रिक समझ में आई है? यस Yes, sir. तो भैया फिर ये तो आपने नोट डाउन कर ही लिया था, इसको नोट डाउन कर लो और फिर आगे बढ़ते हैं। आशीष और अभय समझ में आया? यस सर। बढ़िया। दोनों भाई हो क्या? नो सर। अच्छा No, अभय sir. को- अच्छा ठीक है यार, ठीक है। Done, sir. डन। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट फोर्स कौन सा था? नेक्स्ट फोर्स था हमारे पास नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल का मतलब आप सबको पता ही होगा क्या होता है। नॉर्मल का मतलब सर अपवर्ड डायरेक्शन में। नहीं, नॉर्मल का मतलब अपवर्ड थोड़ी होता है। मैं फोर्स की बात कर रही हूँ। अच्छा फोर्स की बात कर रहे हो। जरूरी नहीं कि नॉर्मल हमेशा अपवर्ड्स लगे, ये भी गलत है, सर वेट का ऑपोजिट। ये भी गलत है। परपेंडिकुलर। अब ठीक गया भैया। नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, तो नॉर्मल फोर्स का बस मतलब इतना ही हुआ कि अब परपेंडिकुलर फोर्स वेट के अपोजिट लगेगा हमेशा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा भी, आपको दिखेगा कि नॉर्मल वेट के अपोजिट नहीं आएगा। दूसरा पॉइंट, आप लोग कह रहे हो कि हमेशा अपवर्ड्स होगा।
मैं आपको नॉर्मल मार्क करके दिखाऊंगा, वो अपवर्ड्स नहीं लग रहा होगा, वो लेफ्ट में लग रहा होगा, राइट में लग रहा होगा, नीचे लग रहा होगा। दूसरी चीज, तो मैंने आपको एक चीज तो बता दी कि नॉर्मल हमेशा एक परपेंडिकुलर फोर्स होता है। दूसरा चीज हमेशा याद रखना कि नॉर्मल फोर्स का जो नेचर होता है वो हमेशा पुशिंग नेचर होता है। जैसे वेट का नेचर कैसा था, पुलिंग, लेकिन नॉर्मल फोर्स का नेचर कैसा होगा, पुशिंग। पुशिंग। अब इसमें एक चीज याद रखना कि मैंने ऊपर परपेंडिकुलर फोर्स तो लिखा है, लेकिन किसके परपेंडिकुलर मार्क करोगे? तो याद रखो आप हमेशा मार्क करोगे परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। लेकिन अगर परपेंडिकुलर टू दी सरफेस ड्रॉ नहीं कर पा रहे हम किसी रीजन की वजह से, तो फिर सेकंड प्रायोरिटी पे मैं लूंगा परपेंडिकुलर टू दी ऑब्जेक्ट। रिपीट कर रहा हूं, पहली प्रायोरिटी हमें देनी पड़ेगी परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, कि जिस सरफेस के साथ आ रहा है वो। अगर सरफेस के परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं कर सकता मैं, तो फिर सेकंड प्रायोरिटी किस पे जाऊंगा मैं, परपेंडिकुलर ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर। अब सपोज इन दोनों को ही नहीं मार्क कर पा रहा मैं, जैसे क्वेश्चन वो भी दूंगा कि मैं इन दोनों को ही नहीं मार्क कर पाऊंगा, फिर मेरी थर्ड प्रायोरिटी किस पे जाएगी? थर्ड प्रायोरिटी ये जाएगी कि आप फोर्स के चुपचाप दो कंपोनेंट्स ड्रॉ कर दोगे, एक एक्स डायरेक्शन में, एक वाई डायरेक्शन में। ये चीज तो आप लिख ही लो। और तीसरी चीज, नॉर्मल फोर्स हमारे पास एक कांटेक्ट फोर्स है। तो मतलब जब जब कांटेक्ट होगा तो ही नॉर्मल फोर्स होगा, अगर कांटेक्ट नहीं है तो कोई नॉर्मल फोर्स नहीं होगा। पहले ये 3 पॉइंट्स लिखो, फिर एक एक करके एग्जांपल समझाता हूं। सर लिख लीजिए। लिख लिए आयुष? बढ़िया। चलो तो एक एक करके एग्जांपल से डिस्कस करना शुरू करते हैं, क्योंकि बिगर एग्जांपल के आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला। भाई मैंने कहा कि ये एक ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक। अब अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर रख रहा हूं, तो ये जो ऑब्जेक्ट है मेरा, ये ऑब्जेक्ट, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये ऑब्जेक्ट इस हॉरिजॉन्टल सरफेस को प्रेस करने की कोशिश कर रहा होगा, नहीं कर रहा होगा? यस Yes, sir. प्रेस करने की कोशिश क्यों कर रहा होगा? सर, माइनस जी की Wait, उसकी। sir. वेट की वेट वजह से। डाउनवर्ड लग रहा है। लेकिन अभी कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना इस केस में वेट की वजह से कर रहा है वो। तो याद रखो हमें अल्टीमेटली नॉर्मल फोर्स में क्या देखना होता है? हमें अल्टीमेटली नॉर्मल फोर्स में सिर्फ इतना देखना होता है कि कोई ऑब्जेक्ट सरफेस को कितने फोर्स से प्रेस कर रहा है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बोला है, फिर से सुन लो। नॉर्मल फोर्स का मतलब सिर्फ इतना ही है कि कोई ऑब्जेक्ट सरफेस को कितने फोर्स से प्रेस कर रहा है। क्या ये स्टेटमेंट समझ में आई है? अब जब मैं ऑब्जेक्ट को ऐसे हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर रख रहा हूं, अभी आप सब लोगों ने बोला कि सर जब आप ऐसे हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखोगे तो ये ऑब्जेक्ट अपने वेट की वजह से प्रेस करेगा। तो इसलिए बच्चों को क्या लगता है कि नॉर्मल फोर्स हमेशा वेट के अपोजिट लगता है, लेकिन वो सिर्फ इस वाले केस के लिए एप्लीकेबल है। तो अभी चीजें देखो, अब जब भी चीजें कांटेक्ट में होगी ना, होगा क्या, ये मैं ग्राउंड ड्रॉ कर रहा हूं और ये मैं ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर रहा हूं। दोनों का डायग्राम थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि आज पूरा टॉपिक फ्री बॉडी डायग्राम ही चलना है। ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा होगा, ग्राउंड को प्रेस कर रहा होगा। तो ये जो प्रेसिंग फोर्स होता है ये नॉर्मल फोर्स होता है। लेकिन ये वाला तो हो गया एक्शन फोर्स। लेकिन न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है? न्यूटन थर्ड लॉ कहता है कि एवरी एक्शन शुड हैव इक्वल एंड अपोजिट Reaction. रिएक्शन। रिएक्शन एक्शन और रिएक्शन कभी भी सेम बॉडी पे लग सकते हैं? नो सर। नो सर। भाई याद रखना ये पॉइंट कि एक्शन और रिएक्शन हमेशा दो अलग अलग बॉडीज पे लगते हैं, दो अलग अलग बॉडीज पे लगते हैं। तो एक्शन किस पे लग रहा है? एक्शन लग रहा है ग्राउंड पे, तो रिएक्शन किस पे लगना चाहिए? बॉडी Object. पर बॉडी पर, मतलब बॉक्स पे, बॉक्स कह लो, ब्लॉक कह लो, जो आपका मन करे। तो इसका नॉर्मल फोर्स ऊपर लगेगा, और ये नॉर्मल फोर्स परपेंडिकुलर टू दी सरफेस आ रहा है। देखो यहाँ पे भी 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 डिग्री। अब कुछ बच्चों का क्या लगता है, यार देखो क्या ग्राउंड कभी भी मूव करेगा? मेरे को एक बार बताओ, क्या ग्राउंड कभी भी मूव करेगा? नो सर। ग्राउंड कभी मूव ही नहीं कर रहा, तो उस पर फोर्स मार्क करके मैं क्या उखाड़ लूंगा? भाई सीधी सीधी बात है, जब ग्राउंड पे कुछ मूवमेंट ही नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, तो उस पे फोर्स मार्क करके उसके बारे में पढ़कर तो मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो हम ग्राउंड के बारे में फोर्स नहीं मार्क करते, ना उसके बारे में पढ़ते। अदरवाइज याद रखना नॉर्मल फोर्स ग्राउंड पे भी लग रहा है और ब्लॉक पे भी लग रहा है। भाई मेरे लिए ब्लॉक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्लॉक मूव करेगा। तो इसलिए हम जो फोर्सेस मार्क करेंगे वो सारे ब्लॉक के ऊपर मार्क करेंगे। तो ब्लॉक के ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? भैया ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स लग रहा था वेट, और अब एक दूसरा फोर्स कौन सा लग रहा है? नॉर्मल Normal. फोर्स। नॉर्मल मैं कहूं कि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, रेस्ट पे है तो नेट फोर्स 0 होगा। तो नेट फोर्स 0 होगा तो मतलब नॉर्मल फोर्स की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी?
वेट की वेट के के बराबर। बराबर आ जाएगी। क्या पहला एग्जाम्पल बिल्कुल क्लियर है? Yes, sir. यस सर चलो डन डन। दूसरा एग्जाम्पल समझो। दूसरा एग्जाम्पल फिर नोट करने का प्रॉपर टाइम दूंगा, लेकिन पहले समझने पे फोकस कर लो। भैया दूसरा एग्जाम्पल जो सबसे ज्यादा आएगा हमारे पास वो इंक्लाइन प्लेन का ही आएगा। इंक्लाइन प्लेन अब आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। भैया ये मैंने इंक्लाइन प्लेन लिया, ये मैंने थीटा लिया, इसका मास m लिया। तो हमने वेट मार्क करना सीख लिया था कि ये mg साइन थीटा, ये mg कॉस थीटा, और ये हो गया mg। अब मेरे को बताओ इस केस में नॉर्मल फोर्स किधर मार्क करूं? mg cos थीटा। MG. ऊपर की सॉरी तरफ मैंने गलत mg मार्क कर के दिया। हाँ एकदम ऑपोजिट। वेरी गुड। तो इस केस में भैया मेरे को परपेंडिकुलर टू दी ऑब्जेक्ट देखना है। तो मैंने देखा कि अब की बार क्या ये जो ऑब्जेक्ट है ये अपने वेट की वजह से प्रेस कर रहा है इस सरफेस को? नहीं, अब ये वेट के किसी एक कंपोनेंट की वजह से प्रेस कर रहा है, पूरे के पूरे वेट की वजह से नहीं। रिपीट, भैया ये ऑब्जेक्ट इस सरफेस को प्रेस तो कर रहा है, लेकिन अब की बार ये अपने वेट की वजह से नहीं कर रहा, वेट के सिर्फ एक कंपोनेंट की वजह से कर रहा है। तो इसके अपोजिट लग जाएगा नॉर्मल फोर्स। तो नॉर्मल फोर्स अब की बार किसके बराबर आएगा? mg cos थीटा mg के cos बराबर आएगा। mg थीटा। cos अब याद रखना इस केस में इंक्लाइंड प्लेन आपका ग्राउंड बनेगा। क्यों बनेगा ग्राउंड? क्योंकि इंक्लाइन प्लेन भी इधर मूव नहीं कर रहा है। तो इंक्लाइन प्लेन को आप एक ग्राउंड की तरह ट्रीट कर सकते हो, अज्यूम कर सकते हो। तो अगर इंक्लाइन प्लेन मेरा ग्राउंड बन रहा है तो क्या मैं नॉर्मल फोर्स इंक्लाइन प्लेन पे मार्क करने की जरूरत है? No, sir. नहीं, क्योंकि ग्राउंड है, कोई मूवमेंट नहीं होगा, तो उस पर फोर्स मार्क करके मैं क्या कर लूंगा? कोई फायदा नहीं है मेरा। नेक्स्ट एग्जांपल समझो। ये m1 ये m2। अब मेरे को बताओ m1 पे कितने फोर्सेस लग रहे होंगे और m2 पे कितने फोर्सेस लग रहे होंगे, ये कैलकुलेट कर, ये मतलब ये बताओ मेरे को। 2 ठीक है, m1 पे कितने फोर्स लग रहे होंगे? m1 जी। तो आप सब लोगों ने फिर सही से नहीं समझा अभी जो मैंने बोला। भैया m1 पे टोटल लग रहे होंगे हमारे पास 3 फोर्सेस। कौन से 3 फोर्सेस? सबसे पहले नीचे कौन सा लग रहा होगा? वेट m1g। ग्राउंड की वजह से ऊपर क्या लग रहा होगा? Normal. नॉर्मल फोर्स। और अगर M1 सपोज मैं m1 और m2 को बस ऐसे टच करके रख दूं, तो क्या m1 m2 को प्रेस करने की कोशिश कर रहा है? यस यस सर यस। नो सर। रिपीट रिपीट, मैंने कहा मैं अपने दो हाथ को बस ऐसे टच करा रहा हूं, तो क्या ये हाथ एक दूसरे को प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, यस ये तो सिर्फ टच हुए ना, ये तो सिर्फ टच हुए। Yes, Whereas sir. अगर देखो आप डिफरेंस नहीं समझ रहे हो, अगर मैं ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रख रहा हूं तो ये मेरे हाथ को प्रेस कर रहा है। अब क्यों कर रहा है प्रेस? क्योंकि इसका खुद का वेट है, तो इसकी वेट की वजह से ये है ना मेरे को नीचे प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर मैं ऑब्जेक्ट को ऐसे रख दूं तो क्या क्या ये मेरे हाथ को प्रेस करने की कोशिश कर रहा है? अब की बार नहीं, अब की बार नहीं कर रहा है ये। तो अब क्या इन दोनों के बीच में कांटेक्ट फोर्स आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि नॉर्मल फोर्स तब लगता है जब प्रेस करने की कंडीशन हो। लेकिन सपोज मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है F, तो अब तो ये दोनों एक दूसरे को प्रेस करने की कोशिश करेंगे ना। यस सर। तो अब नॉर्मल फोर्स लगेगा। अब नॉर्मल फोर्स आप यहाँ पे मार्क कर दोगे N, और यहाँ पे फोर्स F। क्या सबको M1 का डायग्राम समझ में आ गया? Yes, यस sir. सर। अब मेरे को Yes, M2 sir. का डायग्राम बनाओ, M2 का डायग्राम। तो देखो M2 के लिए कितने कितने फोर्सेस लगेंगे? नीचे M2G, ऊपर नॉर्मल फोर्स जो ग्राउंड ने दिया होगा, इसको Ng1 कर दो, इसको Ng2 कर दो, क्योंकि दोनों नॉर्मल फोर्स अलग अलग होंगे। क्योंकि M1 अलग फोर्स से दबाने की कोशिश कर रहा है, M2 अलग फोर्स से दबाने की कोशिश कर रहा है। दूसरा, इस पे एक नॉर्मल फोर्स इधर लगेगा, ये नॉर्मल फोर्स N ही होगा। क्यों N होगा? क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्या सबको फ्री बॉडी डायग्राम यहां तक ड्रॉ करना समझ में आ गया है? Yes, Yes, sir. बढ़िया, यस सर। ठीक है शबी। एक दो के नाम लेके पूछ लेते हैं भैया। एक तो हमारे पास इतनी सारी पलक हैं, 2 पलक विदाउट सरनेम, एक पलक शर्मा, एक पलक ठाकुर।
भाई सारी पलक्स बता दो, किसी को कोई दिक्कत? नो सर। एक पलक का आया, 3 पलक बाकी हैं, उनका कुछ नहीं आया। रोहित, मिताली, यस सर। ठीक है। हरमनजीत, चलो आगे बढ़ते हैं फिर भाई। सर M2 पे F फोर्स लगे। M2 पे F फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि F फोर्स मैंने सिर्फ किस पे लगाया, M1 पे लगाया। भले ही इसका इंपैक्ट M2 पे हो रहा होगा, लेकिन ये डायरेक्ट तो M1 पे ही लग रहा है ना सिर्फ, तो सिर्फ M1 पे ही मार्क करूंगा। ओके सर। सर सर आपने कहा कि जो n है वो दोनों पे इक्वल एंड ऑपोजिट होगा, तो एक पे नेगेटिव वाला n आना चाहिए। तो देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, कुछ क्वेश्चन ट्राई करने हैं और सिर्फ इतना बताना है कि नॉर्मल फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे कितना लग रहा होगा। चलो कैलकुलेट करो। पहला एग्जांपल मैंने बिल्कुल फुद्दू एग्जांपल दिया है। फुद्दू एग्जांपल मतलब बिल्कुल सिंपल एग्जांपल, ये कभी एग्जाम में आ नहीं सकता, लेकिन बस स्टार्ट कराने के लिए दिया है ताकि आपको कैलकुलेशन समझ में आ जाए। अजय ये वाला हो जाएगा? यस सर। बढ़िया। cos 30 की वैल्यू। भैया मैंने मोशन इन अ प्लेन में बहुत अच्छे से पढ़ाई थी, 37 और 53 डिग्री वैल्यू कैसे फाइंड करी जाती है। चलो फिर से बता देता हूं, अगर याद नहीं है तो इधर देख लो। 37 और 53 डिग्री के लिए हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक होती है, और वो क्या होती है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। बेस 3, ये 4, ये 5, ये एंगल 90 डिग्री। 3 के अपोजिट कौन सा एंगल होगा? 37। और 4 के अपोजिट कौन सा एंगल होगा? 53। तो भाई इधर मेरे को पता है नॉर्मल फोर्स किसके बराबर होता है, इधर नॉर्मल फोर्स mg cos थीटा के बराबर होता है। तो m की वैल्यू है 10। ग्रेविटी की वैल्यू क्या मैंने क्वेश्चन में बोली कितनी लेनी है? नहीं नो बोली। सर। तो आपको 9.8 लेनी पड़ेगी। तो आपके लिए अभी फिलहाल के लिए मैं सिंपल कर रहा हूं, ले लो 10 इंटू cos 37। तो cos 37 कितना हो जाएगा? 4/5। तो हमारे पास आंसर आएगा 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 10 80। तो 80 न्यूटन इज द नॉर्मल फोर्स। यस सर 78.4 आ रहा है, हाँ 9.8 अगर से। 9.8 लोगे तो 78.4 आएगा, बिल्कुल सही। आर्यन क्लियर है आपको? यस सर। चलो बढ़िया दोस्त। नितिन? यस सर। ठीक है, नितिन माइक म्यूट कर लो। एंड नंबर 10? नंबर 10, चलो लेट्स कंटिन्यू। लाइट स्लाइड शो कर दूं? ओके शिवानी येलो। इससे भी लास्ट येलो। सर डन। डन, चलो। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, और पोल कंडक्ट करूंगा, इसके लिए सब आंसर तैयार रखना अपना। यस सर। डन, देखते हैं। ये ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है। इस ऑब्जेक्ट का मास ले लो 2 kg। ग्रेविटी की वैल्यू क्वेश्चन ने बोल दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले सकते हैं। इस पे ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, और ये फोर्स सपोज मैं लगा रहा हूं कितने का? सपोज ये लगा रहा हूं मैं 10 न्यूटन का। क्या कैलकुलेट करना है
फाइंड द कॉन्टैक्ट फोर्स, मतलब नॉर्मल फोर्स कैलकुलेट करना है। ऑप्शंस दे देता हूं। ऑप्शंस कितने कितने आएंगे? 20 न्यूटन, 10 न्यूटन, 30 न्यूटन, और एक हो जाएगा हमारे पास 0 न्यूटन। चलो, तो लेट्स कंडक्ट द पोल। और सब फटाफट आंसर देना, याद रखना मैं पोल बहुत ज्यादा टाइम के लिए कंडक्ट नहीं करूंगा। तुम हमेशा 1.5 1.5 मिनट 2 2 मिनट का पोल लेते हो। भाई इसका रिजल्ट शेयर करना बनता है। सिर्फ 50% लोगों ने अभी तक आंसर दिया है। भाई बाकी लोग क्या कर रहे हो, सो रहे हो? लास्ट 10 सेकेंड्स। चलो, तो लेट्स शेयर द रिजल्ट। भाई मेजॉरिटी जनता ने जो रिजल्ट दिया है वो दिया है ऑप्शन ए, दैट इज 20 न्यूटन। तो अब चेक कर लेते हैं कि क्या है हमारा नॉर्मल फोर्स। भाई सीधी सीधी मैंने बात तुमसे अभी पूछी, नॉर्मल फोर्स का मतलब क्या होता है? आप, मेरे को लग रहा है नॉर्मल फोर्स का एक्चुअल मीनिंग नहीं समझ पा रहे हो। नॉर्मल फोर्स का मतलब है कि कितने फोर्स से कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस को प्रेस कर रहा है। तो अगर मैं ये फोर्स 10 न्यूटन सपोज नहीं लगाता, तो ये ऑब्जेक्ट किस वजह से इस ग्राउंड को प्रेस करता? वेट की वजह से। वेट की वजह से। तो अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम देखूं इस ऑब्जेक्ट का, तो नीचे लग रहा होगा वेट mg। mg की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 × 10, 20। 20 न्यूटन। लेकिन इसके ऊपर मैं भी तो एक फोर्स लगा रहा हूं 10 न्यूटन का। तो क्या मेरे 10 न्यूटन का इस पे कोई फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा? Yes, sir. Yes. पड़ रहा है भैया। अब ऑब्जेक्ट 20 न्यूटन से ज्यादा फोर्स से प्रेस करेगा। क्या ये बात समझ रहे हो? अगर मैं ऑब्जेक्ट को सिर्फ ऐसे रख देता, तो ये सिर्फ 20 न्यूटन से प्रेस करता मेरे हाथ को। लेकिन अब इसके ऊपर तो मैं और फोर्स लगा रहा हूं, तो अब ये 20 न्यूटन से क्यों प्रेस करेगा? अब आपको दिख रहा है कि ऊपर एक ही फोर्स जा रहा है एन, और नीचे दो फोर्सेस लग रहे हैं 20 और 10। और हमने वेक्टर्स में इतना तो पढ़ा ही कि अगर दो डायरेक्शन में, मतलब दो वेक्टर क्वांटिटी सेम डायरेक्शन में होती हैं, तो इनको हम क्या कर देते हैं? ऐड माइनस। कर देते हैं। तो मतलब इधर मेरा नॉर्मल फोर्स किसके बराबर आना चाहिए? 30 न्यूटन के बराबर आना चाहिए। तो आंसर इज 30 न्यूटन। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. चलो डन। So, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन अब आप लोग गलत नहीं करोगे, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। भाई ये एक दीवार है, वॉल है, और उसके एडजेसेंट मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और उस पे यहाँ पे कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहा हूँ। ऑब्जेक्ट का मास सेम ले लो, 2 kg है। ग्रेविटी की वैल्यू भी सेम ले लो, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। और जो अब की बार मैंने फोर्स लगाया वो 40 न्यूटन का लगाया। आपको फिर से क्या कैलकुलेट करना है? आपको फिर से नॉर्मल फोर्स ही कैलकुलेट करना है। ऑप्शंस दे रहा हूं, पोल कंडक्ट करूंगा, चेक करना। सॉरी, और ये 40 न्यूटन। ऑप्शंस हैं 10 न्यूटन, 60 न्यूटन, 20 न्यूटन एंड 40 न्यूटन। तो लेट्स कंडक्ट द पोल। इसमें तो कुछ बहुत छोटा सा कुछ कैलकुलेशन भी नहीं दिख रहा मेरे को, ऐसा कुछ कि आपको टाइम लगे आंसर करने में। सर आप क्वेश्चन रिपीट कर सकते हो? क्वेश्चन है सीधे सीधे नॉर्मल फोर्स फाइंड करना है बस आयुष, नॉर्मल फोर्स। क्वेश्चन इतना ही बोलेगा कि फाइंड द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन द वॉल एंड द ब्लॉक। ओके सर। मास गिवन है, ग्रेविटी की वैल्यू गिवन है, और चार ऑप्शन 10 न्यूटन, 60 न्यूटन, 20 न्यूटन, 40 न्यूटन।
और एक तो है ना बहुत कम बच्चे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, 60 to 70% रिस्पॉन्ड कर रहे हैं भाई, बाकी 30% नींदों से जागो। ठीक है चलो, तो लेट्स एंड द पोल। हो गया 1 मिनट। भाई क्या बात है। तो ऐसा है कि मेजॉरिटी जनता ने दिया है 60 न्यूटन। और उन्होंने 60 न्यूटन कैसे दिया है, उन्होंने पिछला वाला एग्जाम्पल और ये वाला एग्जाम्पल सेम समझ लिया। उन्होंने कहा कि यार पिछले वाले एग्जाम्पल में 10 न्यूटन और 20 न्यूटन ये दोनों ऐड हो गए थे, तो इसमें भी हम है ना ऐसे ही करते हैं, हम 20 न्यूटन वेट और फोर्स 40 न्यूटन इन दोनों को ऐड कर देते हैं और आंसर दे देते हैं 60 न्यूटन। शशांक बोलो क्या डाउट आया आपको। सर गलती से होता सर। अच्छा ठीक है, तो भैया याद रखो आप फिर गलत हो। एक बात बताओ, ये वॉल है, ये ऑब्जेक्ट है, क्या ये वेट की वजह से इस वॉल को प्रेस कर सकता है। नो No, सर। नो वेट सर। से तो ये नीचे गिर जाएगा ना, वेट की वजह से तो ये नीचे गिर रहा है। तो ये प्रेस किसकी वजह से कर रहा है, ये प्रेस तो इसलिए कर रहा है क्योंकि इधर से मैंने 40 न्यूटन लगाया है। अगर मैं 40 न्यूटन हटा दूं तो ये ऑब्जेक्ट क्या कर जाएगा, ये ऑब्जेक्ट नीचे Hold. गिर जाएगा। तो अगर ये ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है तो मतलब ये उतने फोर्स से प्रेस तो नहीं कर रहा। तो इसका आंसर सिर्फ 40 न्यूटन है, क्योंकि नॉर्मल फोर्स सिर्फ यहां लगेगा, क्योंकि जो कॉन्टैक्ट है वो बस यहीं तो हो रहा है। और वेरेस अगर मैं वेट मार्क करूं तो वेट नीचे लग रहा है। तो आप वेट के अपोजिट कैसे चीजों को कैलकुलेट करके ऐड कर रहे हो, वो गलत हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर हुई। यस सर। Yes. यार देखो Yes, मैं sir. इस टॉपिक पे लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूं, अब कम से कम उसमें गलती मत करना यार। इसके लिए फिलहाल के लिए फिर आगे बढ़ेंगे, फिर टेंशन फोर्स के बारे में भी पढ़ना है। ये नॉर्मल फोर्स के लिए लास्ट क्वेश्चन। भैया ये है हमारा ग्राउंड, सब स्मूथ सरफेसेस हैं, कोई फ्रिक्शन नहीं है। ये है हमारी वॉल, हमने रखे 2 ऑब्जेक्ट, ये 20 kg का, ये 10 kg का। M1 ले लो, इसको M2 ले लो, कि M1 है 10 kg और M2 है हमारे पास 20 kg। और यहां से मैंने एक फोर्स लगाया, कितना फोर्स लगाया, यहां से मैंने 100 न्यूटन का फोर्स लगाया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द कॉन्टैक्ट फोर्स, फाइंड द कॉन्टैक्ट फोर्सेस exerted by the या exerted on the blocks, इतना कर लो, find the contact force exerted on the blocks। चलो try to calculate, इसमें कोई ऑप्शन नहीं दे रहा हूं। क्वेश्चन तो क्लियर है, पहले इतना चेक कर लो, क्वेश्चन क्लियर है। Yes, sir. बढ़िया। Sir, पोल नहीं होगा। नहीं पोल नहीं, इसमें डायरेक्टली ऐसे कैलकुलेट करो। पोल इसलिए नहीं कैलकुलेट कर रहा हूं क्योंकि इसमें एक आंसर नहीं है, आपको 2-3 आंसर निकालने हैं, इसलिए इसमें। तो ऐसा करते हैं, किसी एक बच्चे को पकड़ते हैं और उससे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते हैं। अक्षित, अक्षित क्या इतना बता सकते हो सिर्फ कि M1 पे कितने कितने फोर्सेस लग रहे हैं। अनिकेत, सर 4। 4 फोर्सेस बता सकते हो, कौन कौन से फोर्सेस। सर एक डाउनवर्ड। ठीक है, कौन सा बताते चले जाओ, मैं मार्क करते जाऊंगा। सर M1 का नीचे की तरफ। ठीक है, और MG। हाँ एक हो गया। इसका ऑपोजिट ऊपर की तरफ। कौन सा फोर्स, नॉर्मल फोर्स जो ग्राउंड ने दिया, इसको NG1 ले लेते हैं। आगे बताओ। एक जो हमने लगाया F100 100 ठीक है, न्यूटन। बहुत बढ़िया निकेत। और और एक उसका, और एक इसका ऑपोजिट, जब हम फोर्स लगाएंगे तो इसका ऑपोजिट दूसरी साइड से लगेगा। अपोजिट नहीं होगा अनिकेत, मतलब कहने का मतलब अपोजिट तो होगा, लेकिन ये मत सोचना कि 100 लगाया है इसलिए इसका अपोजिट आ रहा है। कॉन्टैक्ट कहां कहां से है, एक ग्राउंड से है और एक यहाँ M1 M2 के बीच में है, तो इसलिए M1 M2 के बीच में कॉन्टैक्ट है, इसलिए नॉर्मल फोर्स आ गया। चलो वेरी गुड अनिकेत, बहुत बढ़िया। अब किसी और को पकड़ते हैं और वो बताएगा कि M2 पे
M2 पे कितने कितने फोर्सेस लग रहे हैं, फिर आगे बात करेंगे। शिवानी आप बताओ M2 पे कितने कितने फोर्सेस लग रहे हैं? सर 3। कौन कौन से? सर एक वेट और एक नॉर्मल, M1 का नॉर्मल और एक वेट का नॉर्मल ऊपर। वेरी गुड, तो ये हो जाएगा Ng2 और एक M1 ने दिया तो उसका नॉर्मल N। अब बस कुछ नहीं करना यार, तुम्हें पता है कि ये ऑब्जेक्ट सारे रेस्ट पे हैं, तो सारे अपोजिट फोर्सेस को इक्वेट करो। वर्टिकल को वर्टिकल वाले से, मतलब ऊपर वाले को नीचे वाले से, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड वाले से इक्वेट करके सारे आंसर बता दो। हमें सारे नॉर्मल फोर्स फाइंड करने हैं, मतलब Ng1 N Ng2, हमें ये फोर्स फाइंड करने हैं। तो मेरे को साफ दिख रहा है N की वैल्यू किसके बराबर आएगी? 100 100 के बराबर, बहुत बढ़िया। Ng1 की वैल्यू किसके बराबर आएगी? सर 100 into 1000 Ng1 होगा वेट के बराबर, M1 G के बराबर। 100 M1 की वैल्यू 10, G की वैल्यू भी 10, तो ये भी 100 आ रहा है। तो 100। इस ब्लॉक का तो सारा काम खत्म हो गया। M2 के लिए 2 नॉर्मल फोर्स लग रहे थे, एक N लग रहा था, तो N की वैल्यू तो हमने पहले ही कैलकुलेट कर ली, तो बस एक ही नॉर्मल फोर्स बचा कैलकुलेट करने के लिए, Ng2। और Ng2 किसके बराबर है? M2G के बराबर है। 200 वेरी गुड, 200 न्यूटन। तो ये हो गए हमारे सारे फोर्सेस कैलकुलेट। चेक करके बताओ कोई दिक्कत, कोई समस्या? नो सर। सर। नो सर चलो भाई, बहुत बढ़िया। सर हाँ बोलो। सर इनको ऐड करना है। नहीं, इनको कुछ ऐड नहीं करना, बस क्वेश्चन ने इतना ही पूछा था कि नॉर्मल फोर्स। याद रखो, आप ऐड तभी कर सकते हो जब ये सेम डायरेक्शन में हो, लेकिन इधर सेम डायरेक्शन में तो है ही नहीं ना, तो ऐड नहीं कर सकते। यस ਪਰ ਮੇਰਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਭਾਰਾ ਗਾ अरे याशिका, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਸਿੱਧਾ मैं ही मारा कल्टी ने माइक अनम्यूट करके पूरी बातें हमें बता दो तुम। चलो अब आ जाओ थर्ड फोर्स पे, चैप्टर को थोड़ा स्पीड में लेना है। आ जाओ नेक्स्ट फोर्स, टेंशन फोर्स। भैया टेंशन फोर्स कब कब अप्लाई होगा? टेंशन फोर्स तब तक अप्लाई होगा जब हम बात करेंगे रोप्स की या चेन की, या कुछ कुछ केसेस में हम रॉड पे भी लगा सकते हैं। तो टेंशन फोर्स रोप, चेन और रॉड पे लग सकता है। और याद रखो ये किस टाइप का फोर्स है? टेंशन फोर्स हमारा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। अब आप लोग ये चीज इमेजिन नहीं कर पाते हो कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कैसा है, लेकिन ये एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। कैसे? अभी वो थोड़ी देर में वो भी समझा दूंगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट सेकंड से स्टार्ट होता है, देखो क्या है। भाई नो रिस्पॉन्स। वेट का नेचर कैसा था? पुलिंग या पुशिंग? पुलिंग वेरी गुड, वेट का नेचर पुलिंग था, अर्थ ऑब्जेक्ट को पुल कर रही है, पुलिंग नेचर। वेयरएज नॉर्मल फोर्स का नेचर कैसा था? पुशिंग। फिर से टेंशन फोर्स का नेचर कैसा है? पुलिंग। अभी आपको ये पॉइंट समझाना है। थर्ड, भाई याद रखो, इट ऑलवेज एक्ट्स अपोजिट टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, अपोजिट टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और लास्ट पॉइंट, हम जो स्ट्रिंग अज्यूम कर रहे हैं, इफ स्ट्रिंग इज अज्यूम्ड, याद रखना हमेशा हमारे पास जो केसेस आएंगे वो यही वाले आएंगे कि इफ द स्ट्रिंग इज अज्यूम्ड मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल, तो उस केस में हमारा जो टेंशन फोर्स होगा, टेंशन फोर्स रिमेन्स सेम थ्रू आउट द स्ट्रिंग। ये चारों पॉइंट्स आप लिखो, फिर एक एक करके इन पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करना शुरू करते हैं। डन सर। डन, बढ़िया। भाई बाकी सब भी कर लो फटाफट, और फिर एक एक करके ये पॉइंट को डिस्कस करते हैं। टेंशन फोर्स कुछ बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, अदरवाइज डिफिकल्ट है नहीं, इजी ही है, बस उनको समझ में नहीं आता मार्क कैसे करना है। डन, चलो भाई बढ़िया। तो देखो फर्स्ट एग्जांपल, बिल्कुल सिंपल से। मैं कह रहा हूं कि ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, एक डब्बा है, और यहाँ पे मैंने एक रस्सी कनेक्ट कर दी है, मतलब स्ट्रिंग कनेक्ट कर दी है। तो आप मेरे को एक चीज सोच के बताओ कि ये है बॉक्स, ये है स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग की हेल्प से मैं ऑब्जेक्ट को किधर मूव करा सकता हूं?
लेफ्ट में या राइट में? राइट में। राइट। क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं स्ट्रिंग की हेल्प से, रस्सी की हेल्प से इसको लेफ्ट में पुश करा दूं? No, sir. नो सर। नहीं, क्योंकि अगर मैं स्ट्रिंग में लेफ्ट की तरफ फोर्स लगाऊंगा तो स्ट्रिंग मेरी क्या हो जाएगी? स्लैक हो जाएगी, मुड़ जाएगी, तो वो बॉक्स पे फोर्स नहीं लगा सकती। तो इसी से मेरे को क्या पता चला कि ये होता है, ये हो गया पुशिंग, कि मैं धक्का दे रहा हूं, कि स्ट्रिंग मेरी कभी भी ऑब्जेक्ट को पुश नहीं कर सकती है। स्ट्रिंग हमेशा क्या कर सकती है ऑब्जेक्ट को? स्ट्रिंग हमेशा ऑब्जेक्ट को पुल कर सकती है। तो इसलिए टेंशन फोर्स हमेशा कैसा होगा? पुलिंग नेचर का होगा। तो देखो, अब आप है ना, ज्यादातर मेजॉरिटी बच्चों के साथ बस एक ही दिक्कत है, उनको ये समझ में नहीं आता कि टेंशन फोर्स मार्क किधर करना है। तो बस इतना याद रखो कि स्ट्रिंग की हेल्प से, इस रस्सी की हेल्प से आप इस ऑब्जेक्ट को जिधर मूव करा सको उस डायरेक्शन में टेंशन फोर्स लगेगा। तो अभी मैंने आपसे पूछा कि इस रस्सी की हेल्प से, स्ट्रिंग की हेल्प से आप इस ऑब्जेक्ट को किधर मूव करा सकते हो? आप सबने कहा कि सर राइट हैंड साइड। तो बस सीधा सीधा टेंशन फोर्स किधर मार्क कर दूंगा मैं? राइट हैंड साइड। तो ये हो गया मेरा कौन सा पॉइंट? ये हो गया मेरा सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट, दोनों ही हो गए। चेक करो क्या ये वाला पॉइंट समझ में आया? यस सर। अभी एग्जांपल ले लेते हैं, चलो एक और एग्जांपल। ठीक है ठीक है ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं, देखते हैं किसको कितना अच्छा समझ में आया है। भैया ये है दो ऑब्जेक्ट M1 M2, ये दो ऑब्जेक्ट हैं, इनके बीच में है रस्सी, इनको दोनों को रस्सी से कनेक्ट किया हुआ है। इस ऑब्जेक्ट को ले लो M1, इस ऑब्जेक्ट को ले लो M2। तो आप इतना बताओ कि M1 के लिए टेंशन फोर्स किधर लगना चाहिए और M2 के लिए टेंशन फोर्स किधर लगना चाहिए? सर M1 के लिए राइट, M2 के लिए बढ़िया। तो कोमल, एक बार आपका डाउट है जो एक बार देख लो फिर से, आपको समझ में आया नहीं आया। इस रस्सी की हेल्प से, इस रोप की हेल्प से मेरे को M1 वाले ब्लॉक को मूव कराना है। तो मैं इधर तो मूव करा नहीं सकता लेफ्ट में, मैं इसको बस राइट हैंड साइड ही खींच सकता हूं। तो M1 के लिए सिर्फ टेंशन फोर्स एक ही जगह में लग सकता है, दैट इज राइट हैंड साइड T। कोमल चेक करके बताओ क्या ये चीज क्लियर है? यस सर। वेरी गुड। सिमिलरली अब M2 की बात करूं तो मैं M2 को राइट हैंड साइड मूव नहीं करा सकता, मैं M2 को इधर लेफ्ट में खींच सकता हूं। तो मैं इसको लेफ्ट में खींच दूंगा और इस पर टेंशन फोर्स लेफ्ट में लगेगा। अब मेरे को बताओ क्या ये टेंशन फोर्स M1 और M2 वाले ये दोनों अलग अलग होने चाहिए या एक ही होना चाहिए? तो अलग अलग अलग। बिल्कुल गलत, ये होंगे दोनों सेम। क्यों होंगे सेम? क्योंकि अब हम पढ़ेंगे फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? भाई मैं हमेशा स्ट्रिंग को मासलेस और इनएक्सटेंसिबल ही अज्यूम करूंगा, क्योंकि क्वेश्चन में मास ऑफ द स्ट्रिंग गिवन नहीं है। तो अगर कभी भी मासलेस है स्ट्रिंग और इनएक्सटेंसिबल है, तो हमेशा टेंशन फोर्स पूरी स्ट्रिंग में, पूरे रोप में हमेशा कैसा होगा? सेम। सेम होगा। तो याद रखो, चाहे कितने भी टेंशन फोर्स क्यों ना मार्क कर दो, ये दोनों टेंशन फोर्स सेम होंगे। अब देखो इस पे आपको क्वेश्चन कैसा मिलेगा जनरली, क्योंकि बच्चे उसमें कंफ्यूज होते हैं। सपोज क्वेश्चन कुछ इस टाइप का मिलेगा कि ये मेरे पास एक पुली है, या सपोज ऐसा कर लो दो पुली ले लो ताकि आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिल जाए। कि सपोज ये मैं दो पुली ले रहा हूँ, डायग्राम देखो मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ। ये एक इधर, ये एक इधर, थोड़ा सा वो पुली इधर खिसक गया मेरा, कोई बात नहीं, इसको इरेज कर देते हैं। क्या है, मैं हाथ से बना दूंगा, इससे बढ़ जाता हूँ। चलो देखो, इधर मैं कह रहा हूं कि कोई एक ऑब्जेक्ट कनेक्टेड है जिसका मास है कुछ ना कुछ M1। ये है ऊपर इस तरीके से, इसको तो छोड़ ही दो। यहाँ पे एक और पुली, और यहाँ पे एक और पुली, और यहाँ पे आ रहा है दूसरा ऑब्जेक्ट M2। तो आपको क्या करना है? टेंशन फोर्स मार्क करने हैं पूरी स्ट्रिंग में, किस किस के रिस्पेक्ट में? पुलिस के रिस्पेक्ट में और ब्लॉक के रिस्पेक्ट में। तो मेरे को बताओ टेंशन फोर्स किधर किधर लगेगा? पुलिस के रिस्पेक्ट में और किसके रिस्पेक्ट में? ब्लॉक के रिस्पेक्ट में। नाम दे देता हूं ताकि हम डिस्कस करने में आसानी हो जाए। इसको पुली 1 ले लो, इसको पुली 2 ले लो, इसको पुली 3 ले लो। तो मेरे को बताओ M1 के लिए टेंशन फोर्स किधर मार्क करूं? अपवर्ड।
वेरी गुड भाई, मैं M1 को ऊपर ही खींच सकता हूं बस स्ट्रिंग की हेल्प से, नीचे धक्का नहीं दे सकता। तो इस पे टेंशन फोर्स जो लगेगा वो लगेगा ऊपर की तरफ। बढ़िया। पुली P1 के टर्म्स में बताओ किधर लगेगा टेंशन फोर्स? डाउन। नीचे तो भैया याद रखो, इस पुली को मैं नीचे ही खींच सकता हूँ, इस रस्सी को पकड़ के, ऊपर तो नहीं खींच सकता, तो नीचे ही खींच सकता हूं। तो इधर टेंशन फोर्स T लगेगा, दोनों जगह सेम होगा क्योंकि ये पूरी की पूरी एक सिंगल स्प्रिंग चल रही है, और इधर भी टेंशन फोर्स T होगा। P2 के रिस्पेक्ट में मार्क करूंगा तो पुली P2 को मैं ऊपर ही खींच सकता हूं बस, तो इसलिए इसके रिस्पेक्ट में टेंशन फोर्स ऊपर T, यहाँ पे भी T। P3 के रिस्पेक्ट में कहां लगेगा टेंशन फोर्स? T, नीचे T नीचे। M2 के रिस्पेक्ट में अपवर्ड। ऊपर अपवर्ड्स। ऊपर। बढ़िया। तो ये तो मैंने बहुत ऐसा सिंपल सा एग्जांपल दे दिया। चेक करके बताओ सबके सब कि कोई दिक्कत है किसी को भी तो मैं फिर से रिपीट नो करूंगा। सर नो सर बढ़िया 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 बढ़िया। तो इसी बात पे अगर एक क्वेश्चन हो जाए तो सॉल्व करोगे? यस सर डन। तो लेते हैं क्वेश्चन। भैया हमारे पास है टोटल 3 स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग इसको ले लो A, इस स्ट्रिंग को ले लो B, और ये वाली स्ट्रिंग को ले लो C। ये बना रही है यहाँ पे 90 डिग्री एंगल, लेकिन ये यहाँ पे बना रही है 37 डिग्री एंगल का। और यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट सस्पेंड किया हुआ है, ऑब्जेक्ट का मास हमें गिवन है, और या डायरेक्टली वेट लिख लो इसका, हमें डायरेक्टली वेट गिवन है इसका 300 न्यूटन। ये पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है। इक्विलिब्रियम का मतलब रेस्ट पे। रेस्ट पे। जरूरी नहीं रेस्ट पे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी हो सकता है। इक्विलिब्रियम का मतलब बस इतना कह लो कि वो नेट फोर्स कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, ये नेट फोर्स 0 है। तो तुम्हें क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट द टेंशन फोर्स इन द स्ट्रिंग A, इन द स्ट्रिंग B एंड इन द स्ट्रिंग C। मतलब तीनों स्ट्रिंग्स फोर्स कैलकुलेट करना है। तो हो जाओ शुरू, ट्राई टू कैलकुलेट। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले मेरे को बताओ, इस ब्लॉक के रिस्पेक्ट में टेंशन फोर्स किधर मार्क करूंगा मैं? अपवर्ड्स। अपवर्ड बिल्कुल बढ़िया। तो यहाँ पे लिख देता हूँ TA, क्योंकि ये स्प्रिंग A की बात हो रही है। इसको थोड़ी देर के लिए साइड में करते हैं। सिमिलरली अब क्या करो, पॉइंट O के रिस्पेक्ट में टेंशन फोर्स मार्क करो। तो पॉइंट O के रिस्पेक्ट में टेंशन फोर्स होगा ऊपर TC, यहाँ पे होगा TB, और यहाँ नीचे की तरफ क्या होगा? TA। अब बस हमें क्या करना है, अपोजिट फोर्सेस को इक्वेट करना है, क्योंकि नेट फोर्स कितना लग रहा है? 0 लग रहा है। तो TA के लिए अपोजिट आ रहा है वेट, तो मेरे को बताओ TA की वैल्यू किसके बराबर होगी? 300 वेरी गुड। TA की 300। वैल्यू होगी वेट के बराबर, दैट इज 300 न्यूटन। लेकिन अब एक क्या दिक्कत है यार, TC के अपोजिट कोई फोर्स नहीं आ रहा और TB के अपोजिट कोई फोर्स नहीं आ रहा। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें स्प्लिट करना पड़ेगा। किसको स्प्लिट करेंगे? जिसका आपका मन करे, लेकिन इधर हम स्प्लिट करेंगे TC को। अगर ये एंगल 37 है तो ये वाला एंगल 37 होगा, ऑल्टरनेट एंगल। तो ये हो जाएगा TC cos 37 और ये हो जाएगा TC sin 37।
अब अपनी इक्वेशन बना लो। क्या इक्वेशन बनेगी? इक्वेशन बनेगी कि टी बी इज इक्वल्स टू टी सी कॉस 37 और टी ए की इक्वेशन क्या बन जाएगी? टी ए किसके बराबर होगा? टी सी साइन 37। वेरी गुड। तो यार आपने टीए की वैल्यू निकाल ली 300 न्यूटन, साइन 37 की वैल्यू आपको पता होगी, उससे टीसी की वैल्यू निकल जाएगी। एक बार टीसी की वैल्यू निकल जाएगी, टीसी की वैल्यू ऊपर वाली इक्वेशन में रखो, कॉस 37 की वैल्यू रखो, तो आपको टीबी मिल जाएगा। तो अब दोनों की वैल्यूज कैलकुलेट करके मेरे को आंसर बताना कितना कितना आ रहा है। कौशिक बिल्कुल बढ़िया। तो चलो साथ साथ कैलकुलेट करते हैं। भैया हमें कैलकुलेट करना है टीसी, तो ये हो जाएगा टीसी इज इक्वल्स टू टी ए बाय साइन 37। टी ए की वैल्यू 300, साइन 37 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 37 की वैल्यू 3/5, तो ये हो जाएगा हमारे पास 500 न्यूटन। उसके बाद ऊपर वैल्यू रख दूंगा तो टीबी की वैल्यू आ जाएगी, टीबी इज इक्वल्स टू 500 इंटू कॉस 37 होता है 4/5, तो ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया 400 न्यूटन। बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन। तो टीबी वैल्यू इज 400 न्यूटन एंड टीसी वैल्यू इज 500 न्यूटन। शिवानी स्नेहा बिल्कुल सही। पलक एक बार कैलकुलेशन फिर से चेक कर लो। भाई थोड़ा जल्दी बताओ, क्लियर है ये वाला? डन सर। यस डन। सर। चलो बढ़िया बढ़िया। तो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। चलो ऐसा करते हैं, उसी वाले क्वेश्चन का एक दूसरा पार्ट ले लेते हैं। M1 का मास 10 kg, M2 का मास 20 kg, वही सेम क्वेश्चन है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही किया। ये ग्राउंड, ये वॉल। बस इसमें अब मैं चेंजेस क्या कर रहा हूं? मैं चेंजेस कर रहा हूं कि भैया यहाँ पे कोई एक फोर्स लग रहा है, M2 पे ऊपर भी एक फोर्स लग रहा है। M2 के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है? M2 के ऊपर फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन का। और कितने एंगल पे लग रहा है? ये वर्टिकल से लग रहा है 37 डिग्री के एंगल पे। ग्रेविटी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या कैलकुलेट करना है? फिर से वही नॉर्मल फोर्सेस सारे के सारे कैलकुलेट करने हैं। पहले चेक करके बताओ क्वेश्चन में कोई डाउट है? नो सर। चलो सर बढ़िया। तो एक एक करके सॉल्व करना चालू करो, देखते हैं। हरी मतलब तुम्हारा कहने का मतलब क्या है यार दोस्त, समझ नहीं आया। सर 50 न्यूटन M2 पर लग रही है फोर्स। हाँ 50 न्यूटन M2 पे लग रही है, वो भी किसी एक एंगल पे, 37 डिग्री के एंगल पे। और एंगल वर्टिकल से गिवन है, तो थोड़ा देख के आराम से सोच के चेक करना भाई।
ठीक है मानसी, देखते हैं। प्रकुल, यस सर। कैलकुलेट कर रहे हो? यस सर। आज बिल्कुल शांत, एक भी रिप्लाई, कुछ नहीं। आज इतने शांत कैसे बैठ गए तुम? सर चोट लगी हुई है, स्टिचेस लगे, उसमें पेन हो रही है, मैं बैठा हूँ सर। ओके ओके यार, क्या हो गया भाई तुम्हें? सर बॉल लगी थी लेदर की, भाई टेक केयर भाई। आईब्रो के ऊपर। भाई थोड़ा आराम से खेला करो। यस सर। चलो भाई, तो काफियों के आंसर्स आ गए हैं। मैं सिर्फ फोर्सेस मार्क करना बता रहा हूँ, रेस्ट आप अपने आप कैलकुलेट कर लोगे। अगर मैं M1 की देखूं तो M1 पे कितने फोर्सेस लग रहे होंगे? या एक काम करें, ये क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क के लिए दे दें? यस सर। Yes, sir. चलो डन, तो इसको यस ऐसा सर, करेंगे, इसको होमवर्क। अभी डिस्कस नहीं कर रहे। इसको ऐसा करते हैं, तुम होमवर्क के लिए लो और इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ताकि मैं देख लूं किस किस का कितना आंसर आ रहा है। क्योंकि कुछ बच्चों को टाइम लग रहा है, आई कैन अंडरस्टैंड। तो टेक इट दिस क्वेश्चन एज अ होमवर्क। लेकिन नेक्स्ट क्लास में, मतलब कल की ही क्लास है, कल की क्लास में सबसे पूछूंगा किस किसने सॉल्व कर लिया, किस किसने नहीं किया। यस सर। चलो, तो भाई आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर, एंजॉय। बाय। बाय सर, गुड बाय नाइट। बाय यार। Yes, sir. एंड प्रकुल, टेक केयर यार, गेट वेल सून। यस सर, थैंक यू सर। ओके यार, बाय बाय। बाय सर। बाय बाय यार, बाय बाय।